विषय हिंदी, कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर, वर्ष 2022 से 2026। कोर्स का शीर्षक भारतीय काव्यशास्त्र भाग 3, उपशीर्षक काव्य हेतु। विचार बिंदु हैं प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। मैं राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आइए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे यहाँ चर्चा करेंगे काव्य हेतु की। काव्य हेतु को कई नामों से जाना जाता है। काव्य हेतु को काव्य का कारण भी कहते हैं, और दूसरा है काव्य की प्रेरक शक्तियाँ भी कहते हैं, और तीसरा है काव्य की प्रेरणा, या इसको प्रतिभा या शक्ति के भी नाम से जाना जाता है। अब हम ध्यान देंगे कि काव्य हेतु के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत क्या हैं, यानी किन किन विद्वानों ने काव्य हेतु को किस किस रूप में स्वीकार किया है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि काव्य हेतु क्या है और किसे हम काव्य हेतु कहेंगे, इसके विषय में। तो सबसे पहले हम पाश्चात्य विद्वानों की बात न करके संस्कृत आचार्यों द्वारा जो निर्धारित किए गए काव्य हेतु हैं उनके संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। तो मम्मट के अनुसार काव्य हेतु की अगर बात की जाए तो वह है कि कविता रचने की शक्ति, लोक एवं ज्ञान से प्राप्त निपुणता, काव्य जानने वालों से प्राप्त शिक्षा एवं उसका अभ्यास आदि ही काव्य हेतु माने जाते हैं। यानी मम्मट का कहना है कि शक्ति, निपुणता और अभ्यास ये तीन ही मुख्य रूप से काव्य हेतु हैं। मम्मट कहते हैं कि अगर किसी में शक्ति है, प्रतिभा है, निपुणता है और अभ्यास है, तो ये तीनों ही हम इनको काव्य हेतु के नाम से संज्ञायित कर सकते हैं। दूसरे विद्वान हैं भामा। वो कहते हैं कि शक्ति, निपुणता एवं अभ्यास ये तीनों ही काव्य हेतु हैं, लेकिन वह कहते हैं कि अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। भामा का मानना है कि आपके अंदर कितनी भी प्रतिभा हो, कितनी भी शक्ति हो, लेकिन आप अभ्यास नहीं करेंगे तो उसका निखार नहीं होगा, उसमें चमक नहीं आएगी। यानी भामा कहते हैं कि शक्ति, निपुणता और अभ्यास तो जरूरी है, लेकिन अभ्यास का इसमें सबसे प्रमुख स्थान है। दूसरे विद्वान हैं दंडी। वो कहते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति एवं अभ्यास में से जो प्रतिभा है वह सबसे मुख्य है। दंडी का मानना है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर प्रतिभा नहीं है तो उसका अभ्यास करने से कोई लाभ नहीं है। उनकी परिभाषा से यह परिलक्षित होता है। जैन आचार्य बागभट्ट कहते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति एवं अभ्यास तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। जैन आचार्य बागभट्ट का मानना है कि इन तीनों में से एक भी यदि नहीं होगा तो हम उसको काव्य हेतु नहीं कह सकते। यानी तीनों ही बहुत जरूरी हैं और तीनों ही प्रमुख हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों ही काव्य हेतु मुख्य हैं। पाश्चात्य विद्वानों की अगर बात की जाए तो उनमें सबसे पहला नाम बेरगसा का आता है। वे कहते हैं कि संसार स्वयं ही काव्य निर्माण की प्रेरणा देता है, अर्थात किसी व्यक्ति को काव्य निर्माण करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि यह जो संसार है उसी से व्यक्ति काव्य निर्माण की प्रेरणा पाता है और काव्य सृजन करता है। प्लेटो कहते हैं कि मानस बिंब ही काव्य की प्रेरणा देता है। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि जो आपके व्यक्ति के मानस में जो बिंब होते हैं उन्हीं के द्वारा उसे काव्य सृजन की प्रेरणा मिलती है। अब बात करते हैं टी.एस. इलियट। तो टी.एस. इलियट का कहना है कि यदि वस्तुओं एवं घटनाओं के बाहरी कारणों का पता लगा लिया जाए या उनके बाह्य कारणों को ढूंढ लिया जाए तो काव्य की अभिव्यक्ति अपने आप होगी और उससे संबंधित भाव भी अपने आप
व्यक्त होंगी। कुछ कवि के काव्य चातुर्य को ही काव्य का उत्पादक मान लेते हैं, यानी जो कवि के अंदर जो चतुरता है, जो चातुर्य का गुण है, उसी के कारण उसके अंदर काव्य का सृजन करने की क्षमता आती है। कुछ कहते हैं कि काव्योन्माद ही काव्य का प्रमुख कारण होता है। बात तो सही है। किसी व्यक्ति में किसी भी कला के प्रति, किसी भी कार्य के प्रति अगर उन्माद नहीं होगा, जुनून नहीं होगा, तो वह व्यक्ति उस कार्य को भली भांति अंजाम नहीं दे सकता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति संसार में दो तरह से कार्य कर सकता है। सबसे पहला, अपनी रुचि के अनुसार कार्य करे। दूसरा, अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसमें रुचि पैदा करे। इन दोनों में से अगर वास्तव में देखा जाए तो जो व्यक्ति संसार में अपनी रुचि के अनुरूप कार्य करता है, वही व्यक्ति सबसे पहले सफल होता है, या उसके सफल होने की संभावना सबसे अधिक मानी जाती है। कुछ अंतःस्फुरण को, जिसको इंग्लिश में इंस्पायरेशन कहते हैं, उसी को मानते हैं काव्य का मूल प्रेरक। अर्थात पाश्चात्य देशों में निर्बाध अभिव्यक्ति, भावुकता, भावावेश, अति प्राकृतिक तत्व, अंधविश्वास आदि को काव्य का प्रेरक मानते हैं। इनमें से कौन मत अति महत्वपूर्ण है, इस बात का पता लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की परिभाषा अलग अलग होती है और हर विद्वान और आलोचक अपने अपने विवेक के अनुसार परिभाषा देता है। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिकों के मतों को देख लिया जाए संक्षेप में। तो मनोवैज्ञानिकों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले फ्रायड का नाम आता है। वे कहते हैं कि काम मानव जीवन का मूल प्रेरक है, यानी काम से ही मानव जीवन को समस्त कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। काम की इच्छा, फ्रायड कहते हैं कि जो काम की इच्छा होती है मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर, वो 3 रूपों में व्यक्त होती है। सबसे पहली है संभोग की इच्छा, एक दूसरे के प्रति संयोग की इच्छा, और तीसरा है अपने बाल बच्चों के प्रति स्नेह एवं संरक्षा की भावना। इनमें से बहुत सारी इच्छाओं का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि अव्यवस्थाओं के कारण दमन कर दिया जाता है। याद रखिए, कभी भी संसार में किसी भी व्यक्ति या समाज की इच्छाओं को कोई मार नहीं सका है, बल्कि उसको कुछ समय तक, बहुत हद तक उसको दबा दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति के विचार और इच्छाएं कभी मरती नहीं हैं। तो वो कहते हैं कि कला एवं साहित्य की उत्पत्ति इनके उभार के कारण होती है, यानी जो इच्छाएं हमारी दबा दी गई हैं, जो इच्छाएं हमारी आगे बढ़ने से रोकी गई हैं, उसी की वजह से काव्य की उत्पत्ति होती है। यह बात बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि 21वीं सदी का जो साहित्य है, किसी भी विषय का रहा हो, और उससे पहले के साहित्य में जमीन आसमान का अंतर है। वर्तमान समय में जो लेखक है, जो रचनाकार है, जो रचना कर रहे हैं, वह अपने समाज में भोगे हुए अनुभव के आधार पर ही साहित्य सृजन कर रहे हैं, जिसमें समाज की एक एक सच्चाई सामने अभिव्यक्त हो रही है। चाहे दलित विमर्श हो, चाहे स्त्री विमर्श हो, चाहे थर्ड जेंडर विमर्श हो, चाहे मुस्लिम विमर्श हो, कोई भी विमर्श क्यों न हो। आगे कहते हैं कि एडलर का मानना है कि शासन शक्ति को मानव जीवन का मूल प्रेरक मानते हैं, कि जो शासन शक्ति है वही मानव जीवन को कार्य करने की मूल प्रेरणा देती है। जुंग कहते हैं कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यानी अवचेतन मन का संग्रह ही कला या साहित्य का मूल प्रेरक है। यानी किसी भी साहित्यकार या व्यक्ति के मन में, अनकॉन्शियस माइंड में जो इच्छाएं होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, जो विचार होते हैं, वही तरह तरह के
रूप से मन में चलते रहते हैं, लेकिन जैसे ही अवसर मिलता है, जैसे ही उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है और वो साहित्य के रूप में परिणित हो जाते हैं। काम वासना नहीं है। कहते हैं कि काम वासना नहीं, मनुष्य के अनकॉन्शियस माइंड में जो विचार रहते हैं, अवचेतन मन में जो विचार रहते हैं, उनका जो संग्रह होता है, एक समय बाद वही साहित्य सृजन की परिणति में परिणत हो जाता है। कुछ लोग स्वप्न को ही काव्य का मूल प्रेरक मानते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम अगर ध्यान से देखें तो हमें यह देखने को मिलेगा कि काव्य हेतु होते कितने प्रकार से, मुख्य रूप से कितने प्रकार के काव्य हेतु पाए जाते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है प्रतिभा का, जिसको शक्ति कहते हैं। यह नैसर्गिक शक्ति भी आप कह सकते हैं इसको। राजशेखर का मानना है कि प्रतिभा यानी शक्ति ही काव्य का मुख्य हेतु है। भामा कहते हैं कि प्रतिभा से ही काव्य का जन्म होता है। रुद्रट कहते हैं कि जिस विशेषता द्वारा सुस्थिर चित्त में अनेक प्रकार के वाक्यार्थ का स्फुरण तथा कठिनता रहित पदों का भान होता है, उसे शक्ति कहते हैं। भट्टतत्व कहते हैं कि प्रतिभा से ही प्रज्ञा का जन्म होता है। प्रज्ञा यानी जिसे आप ज्ञान कहते हैं, वही काव्य का मुख्य हेतु है। अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक में स्पष्ट किया है कि प्रतिभा वह विभूति है जिसके द्वारा सहृदय कवि रसावेश की स्थिति में काव्य सर्जना में सफल होता है। यानी किसी के अंदर प्रतिभा है तो उस साहित्यकार का जो हृदय है वह रसावेश की स्थिति में चला जाता है और वहीं से वह काव्य सर्जना में सफल होता है। वामन कहते हैं कि प्रतिभा जन्मजात संस्कार होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिभा को बना नहीं सकता कोई व्यक्ति। प्रतिभा नेचर द्वारा मानव को प्राप्त होती है, यानी प्रकृति प्रदत्त होती है प्रतिभा, इसको कोई बना नहीं सकता है। इसलिए इसका जो जन्म है इसका जो संबंध है वो जन्म जन्मांतर से हो जाता है। दंडी कहते हैं कि जन्म जन्मांतर संस्कार ही प्रतिभा है। वही बात जो अभी आपसे स्पष्ट की थी कि प्रतिभा को कोई पैदा नहीं कर सकता है। कुंतक कहते हैं कि शब्द और अर्थ में सौंदर्य की सृष्टि एवं नवीन चमत्कार प्रतिभा ही उत्पन्न कर सकती है। यानी किसी के अंदर प्रतिभा है तो वह शब्द में और अर्थ में सौंदर्य की सृष्टि का निर्माण कर सकता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्रतिभा ह्रास और विकास से परे है, सदैव विद्यमान शक्ति है। वो कहते हैं कि प्रतिभा जो है ऐसा नहीं है कि कभी कम होती है कभी अधिक होती है, यानी उसका न ह्रास होता है न विकास होता है। वह इन सारी चीज़ों से परे है। वह हमेशा मानव मस्तिष्क में कहीं न कहीं बनी रहती है। अब हम देखें प्रतिभा के भेद या प्रकार, कितने प्रकार की होती है प्रतिभा। तो राजशेखर कहते हैं कि 2 प्रकार की होती है, कार्यत्री प्रतिभा और भावेत्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा जो होती है काव्य की सर्जना कराने वाली प्रतिभा होती है, कार्यत्री प्रतिभा कहते हैं। यह होती है 3 प्रकार की। कार्यत्री प्रतिभा जो है वो 3 प्रकार की होती है, सहजा, आहार्या और औपदेशिकी। सहजा जो प्रतिभा होती है वो जन्मजात प्रतिभा होती है मनुष्य की। आहार्या जो होती है वह अभ्यास द्वारा व्यक्ति उसको अर्जित करता है। औपदेशिकी प्रतिभा जो होती है वह अनेक ग्रंथों के उपदेश से प्राप्त जो प्रतिभा है वो औपदेशिकी कहलाती है। इसी के अनुसार जो कवि होते हैं वे सारस्वत, आभ्यासिक और औपदेशिक कहे जाते हैं। भावित्री प्रतिभा जो होती है वह जो है काव्य का रसास्वादन कराने वाली जो प्रतिभा होती है। रुद्रट ने भी प्रतिभा 2 प्रकार की मानी है, एक तो सहजा और दूसरी उत्पादा। अब हम पाश्चात्य देशों में प्रतिभा की अगर बात करें तो ये कई रूपों में हमारे सामने आती है। इमेजिनेशन यानी जिसे आप हिंदी में कल्पना शक्ति कह सकते हैं। फैंटेशिया जिसे मानस बिंब कहते हैं।
इमेजरी कल्पना बिंब जिसे आप कह सकते हैं, फैंटेसी मिथ्या कल्पना कह सकते हैं आप इसको, अंतःस्फुरण इंस्पायरेशन अंग्रेजी में कहते हैं, सेंटिमेंटलिटी इसे भावुकता कहते हैं हिंदी में, एक्सटेसी उल्लास आदि को प्रतिभा की निम्नतर भूमिका माना गया है। यानी यहीं से प्रतिभा का जन्म शुरू होता है। अब हम व्युत्पत्ति की बात करें तो व्युत्पत्ति के संबंध में भी अलग अलग विद्वानों के जो मत हैं वह अलग अलग हैं। काव्य मीमांसाकार कहते हैं कि व्युत्पत्ति का अर्थ क्या है, वह बहुज्ञता है, और वामन कहते हैं कि व्युत्पत्ति का अर्थ विद्या है, ज्ञान है। रुद्रट कहते हैं कि छंद व्याकरण कला लोक स्थिति पद और पदार्थों की विशेष ज्ञान से उचित या अनुचित का ज्ञान कराना ही व्युत्पत्ति है। धन्यालोक में कहते हैं कि यदि कवि में प्रतिभा है तो उसके काव्यार्थों की कोई सीमा नहीं हो सकती। महिमभट्ट का मानना है कि ऐसा कोई काव्यार्थ नहीं है जो कविता की उद्भावना शक्ति से परे हो, यानी कविता की उद्भावना शक्ति के अंतर्गत सारी चीजें अपने आप समाहित होती हैं। अब बात करते हैं हम जो तीसरा काव्य हेतु है वह अभ्यास। अभ्यास के संबंध में भामह कहते हैं अपने ग्रंथ काव्यालंकार में कि शब्दार्थ के स्वरूप का ज्ञान करके सतत अभ्यास द्वारा उसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही दूसरों के वाक्यांशों का भी अध्ययन करना चाहिए, जिससे अभ्यास निरंतर नित्य प्रति मजबूत होता जाता है, दृढ़ होता जाता है। वामन कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा काव्य सर्जना संभव है। यानी कोई भी व्यक्ति निरंतर प्रतिदिन अभ्यास करने से काव्य की सर्जना कर सकता है। इन विद्वानों के अनुसार भामह, वामन और दंडी कहते हैं यदि किसी में पूर्व प्रतिभा न भी है तो भी वह अपने अभ्यास द्वारा और ग्रंथों को जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनके श्रवण से वह सफल कवि बन सकता है। दंडी ने इस बात को अपने ग्रंथ काव्यादर्श में बड़े विस्तार के साथ समझाया भी है। मम्मट कहते हैं कि सतत अभ्यास से काव्य सृजन संभव है। यानी कोई व्यक्ति अगर निरंतर अभ्यास करेगा वही बात तो वह एक काव्य का सृजन कर सकता है। राजशेखर भी इस बात का समर्थन करते हैं, कहते हैं कि सतत अभ्यास से कवि की रचना पाक या परिपक्वता को प्राप्त होती है। अर्थात जहाँ रस गुण अलंकारों का सुंदर क्रम है वह जो वाक्य है वो पाक है। अब ये जो पाक है यह परिपक्वता जिसको कहते हैं यह कई प्रकार की होती है। मुख्य रूप से हम देखें तो एक होता है पिचुमंद पाक, यानी ऐसी रचना जो आदि और अंत दोनों में नीरस हो उसे पिचुमंद पाक रचना कहते हैं। बदरपाक कहते हैं ऐसी रचना जो आदि में नीरस और अंत में सरस हो। मृदुपाक कहते हैं कि जो काव्य आदि में नीरस, कसैला और अंत में मधुर हो। वात्तिक पाक कहते हैं अंत में अच्छा, आदि में अच्छा हो और अंत में नीरस हो। तितिंडीक पाक आदि और अंत दोनों में एक जैसा हो उसको तितिंडीक पाक कहते हैं। सहकार पाक आदि में साधारण और अंत में असाधारण हो उसको आप सहकार पाक कह सकते हैं। त्रिपुष्प पाक आदि में मधुर और अंत में फीका हो, ये रचना के लिए प्रयोग किया गया है। नारकेर पाक आदि से अंत तक मधुर हो उसको नारकेर पाक कहते हैं। औषधि पाक क्या होता है? आदि में कड़वी और अंत में हितकारी हो इसे औषधि पाक कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो काव्य हेतु हैं वह मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्वीकार किए गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अब हम अंत में कह सकते हैं इस बात को कि सभी आचार्यों ने काव्य के निर्माण के लिए जो हेतु निर्धारित किए गए हैं काव्य हेतु
वह मुख्य रूप से 3 ही हैं जो काव्य की सर्जना में अपना योगदान देते हैं, जिसमें प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। धन्यवाद।